इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखते हैं ये क्या है। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। इसका बैकग्राउंड देखते हैं और टाइमलाइन देखते हैं। ये एफटीए कंक्लूड हुआ दिसंबर 2025 में, इसी मंथ में। ये इसका अनाउंसमेंट मार्च 2025 में हुआ था। ये इंडिया का सबसे फर्स्ट एफटीए ये जो कंक्लूड हुआ है, ये रिकॉर्ड 9 मंथ में कंक्लूड हुआ है। 2025 में ये इंडिया का थर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आफ्टर यूके एंड ओमान। देखते हैं व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ दिस एफटीए। पहला है मार्केट एक्सेस। इंडिया जब न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट करेगा तो उसको जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा 100% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट पे, और जब न्यूजीलैंड इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 95% ऑफ द न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट को टैरिफ रिलैक्सेशन मिलेगा। इंडिया में 57% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड गेट ड्यूटी फ्री फ्रॉम द डे वन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $20 बिलियन का एफडीआई कमिटमेंट किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया है न्यूजीलैंड ने बाय 2030 टू 2040। देयर इज ऑल्सो ए क्लॉ बैक मैकेनिज्म इफ टाइमलाइंस आर नॉट मेट। मतलब अगर न्यूजीलैंड ने अपनी टाइमलाइन फॉलो नहीं की तो इंडिया इस एग्रीमेंट से बैक ऑफ हो सकता है। इसको क्लॉ बैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसका मेन फोकस कहाँ पे होगा? इसका मेन फोकस होगा सर्विस सेक्टर पे, स्किल मोबिलिटी में। मतलब हमारे इंडियंस के स्किल को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टोटल 118 सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए इसका फोकस होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को सर्विस मोबिलिटी और सॉफ्ट पावर में कैसे फायदा होगा? तो फर्स्ट ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमने आयुर्वेदा, योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज को भी इंक्लूड किया है, जिससे क्या होगा, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। जितना ज़्यादा योगा आयुर्वेदा का प्रसार होगा उतना ही न्यूजीलैंड के लोकल लोग जो इंडिया को कनेक्ट कर पाएंगे, और उसकी वजह से इंडिया का सॉफ्ट पावर इंक्रीज। इंडिया के लिए और एक फायदा क्या है कि स्किल्ड वर्कर की मोबिलिटी बढ़ेगी। मतलब जो हमारे इधर के आईटी प्रोफेशनल से, इंजीनियर से, वो न्यूजीलैंड में जाकर जॉब कर सकते हैं, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल है, वो भी न्यूजीलैंड में जाकर जॉब कर सकते हैं, उधर उनको अच्छी जॉब मिलेगी। हमारे इधर से योगा इंस्ट्रक्टर, शेप्स, म्यूजिक टीचर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्कर्स भी न्यूजीलैंड में जाके जॉब कर सकते हैं। इस एफटीए से स्टूडेंट्स को और यूथ को क्या बेनिफिट होगा? तो वर्क परमिट मिलेगा अप टू 20 आवर्स पर वीक का ड्यूरिंग स्टडीज। मतलब जो हमारे स्टूडेंट इंडिया से न्यूजीलैंड के लिए स्टडी के लिए गए हैं उनको वर्क परमिट मिलेगा 20 आवर्स पर वीक का ड्यूरिंग स्टडीज। और स्टडी कंप्लीट होने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ास को भी एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब जिसका स्टडी खत्म हुआ है वो भी उधर रह के काम कर सकता है। और इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग हमारे उधर रहेंगे, उनके कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे, उतना हमारा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी उधर इंक्रीज हो जाएगा। एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन फोकस लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स पे है, जैसे कि टेक्सटाइल, अपैरियल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स। तो सब, और ये सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया एंड जॉब क्रिएशन के लिए, जिससे हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सकता है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ सेक्टर ऐसे है जिसको इंडिया ने एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी के लिए सेंसिटिव सेक्टर से इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है मार्केट एक्सेस को, क्योंकि फार्मर्स को और एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी प्रोडक्ट को एक्सक्लूड किया है, जैसे मिल्क, चीज़, बटर, क्रीम, योगर्ट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी एक्सक्लूड किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। ऑनियन, शुगर, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस और रबर को भी एक्सक्लूड किया है। इसका मेन रीज़न है बिकॉज न्यूजीलैंड जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी एक्सपोर्टर से, अगर न्यूजीलैंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने के कारण अगर उधर से ज़्यादा इंपोर्ट हो गया डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारे जो फार्मर्स है उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यूजीलैंड हमको कॉपरेट करेगा, जैसे इसमें हमने सिलेक्टिव ओपनिंग की है। न्यूजीलैंड इंडियन फार्मर्स को असिस्ट करेगा इन एक्जोटिक फ्रूट्स, कीवी फ्रूट्स, एप्पल्स को ग्रो करने के लिए, हनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मदद करेगा। इसमें मेजर्स इंक्लूड किए हैं। न्यूजीलैंड इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएगा, जिसमें वो फार्मर्स को ट्रेनिंग देगा कि अच्छी तरह से कीवी फ्रूट्स, एप्पल्स, हनी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सके। इंप्रूव्ड प्लांटिंग मटेरियल जो है वो न्यूजीलैंड से इंडिया में आएगा, और जिससे हमारे फार्मर्स को मदद होगी। ऑर्चर्ड मैनेजमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्रूव किया जाएगा। सप्लाई चेन एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए न्यूजीलैंड हमारे फार्मर्स की हेल्प करेगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हमको स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमको गेटवे ओपन कर देता है ओशिनिया और पैसिफिक आइलैंड मार्केट्स के लिए। न्यूजीलैंड एक हाई इनकम कंट्री है, जिससे हमको एक्सेस मिलेगा। ओशिनिया को एक्सेस मिलना चालू हो गया है। न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम $49,380 है। इंडियन डायस्पोरा न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा लेवल पे है। 5% ऑफ द टोटल न्यूजीलैंड पॉपुलेशन में इंडिया डायस्पोरा है, जो कि 3 लाख पीपल्स तक है। इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल टाइप जो है वो बढ़ते हैं, और इसकी वजह से इंडिया का सॉफ्ट पावर इंक्रीज होता है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच करंट में बायलैटरल ट्रेड जो है वो $1.3 बिलियन का है। इसको हमने टारगेट रखा है कि 5 ईयर्स में डबल करना है, जिससे इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया को फायदा होगा। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है। इकोनॉमिक रीजन में मेन आता है कि हमको ट्रेड को डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना से होता है। हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से करते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस को कर रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी पूरी इन 3 कंट्री पे ही डिपेंड हो रही है। अभी यूएस ने हम पे टैरिफ्स डाला है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट पूरा डिक्लाइन हो गया है। सितंबर में 12% डिक्लाइन हुआ था, अक्टूबर में 8.5% डिक्लाइन हुआ है। और इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया और यूएस में डिसएग्रीमेंट है ओवर द एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहती, पर यूएस को वो ओपन करना है उनके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। यूएस ने इंडिया पे टैरिफ डालने की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स कम हो गए, और उसकी वजह से हमारे फैक्ट्रीज जो है वो ज़्यादा शट डाउन होने लगी, और उसकी वजह से हमारे इधर अनएम्प्लॉयमेंट का राइज होने लगा है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम एक्सपोर्ट अपना दूसरी कंट्रीज़ को बढ़ा सकते हैं, और एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रह के हम डिफरेंट कंट्री को हमारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रीजन क्या है इसके लिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमारा जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स बढ़ता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंक्रीज होती है। इससे हमारा जो WTO+ कमिटमेंट्स है वो इंक्रीज होगी, जैसे सर्विस, डिजिटल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में पॉलिसी अलाइनमेंट होता है, जिसमें हमारा मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारी इंटीग्रेशन ज़्यादा होगी।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है, जिसमें जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसको ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंसेंटिव दिया जाता है, तो वो भी इंक्रीज़ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ होगी अगर एक्सपोर्ट बढ़ गया तो। ये शिफ्ट जो है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड से लॉन्ग टर्म ट्रेड अलायंस में शिफ्ट होता है। जो इंडिया की पहले से एक इमेज है कि हमारा इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करता, प्रोटेक्शनिस्ट है, लोकल बिजनेसेस को बचाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड डील साइन नहीं करता। वो भी इंडिया की जो इमेज है वो अभी डाइल्यूट हो रही है और इंडिया और लोगों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के यूनिक फीचर्स क्या है, तो ये पहली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो फुल्ली निगोशिएट की है वुमन लेड टीम ने। इससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कि वुमेंस का जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूनिक ये है कि एग्रीकल्चर, डेयरी और एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की इंडिया ने पूरी कोशिश की है, जिससे की वजह से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को पूरा एक्सक्लूड कर दिया है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। इसमें क्रिटिसिज्म क्या आता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ है कि पहला ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें न्यूजीलैंड ने अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सक्लूड किया है। जो न्यूजीलैंड में अभी कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो कोएलिशन पार्टनर जो है जैसे कि न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं कि ये डील ना कि फ्री है और ना फेयर है न्यूजीलैंड के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि जब ये पार्लियामेंट में रखी जाएगी तब हम उसके अपोज में वोट करेंगे। इंडिया में इसके बारे में कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि इससे हमारा ट्रेड डिफिसिट और राइज होगा कम होने की वजह से, और इससे असिमेट्रिक गेन होगा न्यूजीलैंड को, इंडिया को कम गेन होगा। इसमें सेफ गार्ड एग्जिस्ट करते हैं बट इसकी सक्सेस डिपेंड है पूरा इंप्लीमेंटेशन पे। इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो इंडिया ने हमारा डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। पहले हमारे एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे हम जब इंटरनेशनल मार्केट में जाइए तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम्पीट कर सके दूसरी बिग इकोनॉमी से। एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो पाएगा और कम्पीट कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया को स्ट्रॉन्ग रूल्स ऑफ ओरिजिन एनफोर्स करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एंटी डंपिंग प्रोविजंस लागू करना चाहिए। इससे हमारा लोकल बिजनेस प्रोटेक्ट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएगा टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स। एंटी डंपिंग प्रोविजन ये होता है कि जब एक प्रोडक्ट होता है वो उनकी खुद की कंट्री में हाई कॉस्ट पे बेचा जा रहा है, पर इंडिया में वो लो कॉस्ट पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब वो हमारे कंट्री में उस प्रोडक्ट को डंप कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए। सेंसिटिव सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है और डेयरी सेक्टर आता है। फिर हमको एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ग्रो करने के लिए उनको मदद करनी चाहिए। इंडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, जो कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट लेस देन 0.2% है अभी, उसको बढ़ानी चाहिए। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारे इधर इनोवेशन बहुत कम लेवल पे होता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। तो अगर इनोवेशन बढ़ गया, अच्छे प्रोडक्ट आ गए, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस 100% बढ़ेगी। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जस्ट एक ट्रेड डील नहीं है, बट एक फ्रेमवर्क है फ्यूचर कॉपरेशन के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये शो करता है कि इंडिया का जो एटीट्यूड है वो शिफ्ट हो गया है। इंडिया को अब पहले जैसे एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड न रहते हुए उसको अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को इंक्रीज करना है, लॉन्ग टर्म ग्लोबल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है, जिससे जैसे अगर यूएस हम पे या कोई भी कंट्री हम पे ज़्यादा टैरिफ डालती है तो हम दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।